दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने देखो सीखो चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में कॉमर्स सब्जेक्ट के इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों ये जो टेस्ट है वो 6 दिसंबर 2019 को हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन हमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन किसी कंपनी की निवास स्थिति के बारे में सही कथन है। कथन एक, ऑप्शन ए, किसी कंपनी को सामान्य निवासी नहीं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन दो, किसी कंपनी को सामान्य निवासी नहीं के रूप में कभी वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन तीन हमें दिया है, किसी कंपनी को सामान्य निवासी नहीं के रूप में वित्त मंत्रालय की अनुमति से वर्गीकृत किया जा सकता है। और ऑप्शन चार हमें दिया है, किसी कंपनी को सामान्य निवासी नहीं के रूप में वाणिज्य मंत्रालय की अनुमति से वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन दो, किसी कंपनी को सामान्य निवासी नहीं के रूप में कभी वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यह कथन कंपनी की निवास स्थिति के संबंध में सत्य है। देखिएगा दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 6 के अनुसार एक कंपनी या तो वो निवासी हो सकती है या वो अनिवासी हो सकती है। असाधारण निवासी या सामान्य निवासी नहीं, वो कभी भी उसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अब 2 नंबर क्वेश्चन है, आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रम 1 दिया है, अपने आप को पंजीकृत करेंगे। क्रम बी है, ITR-V को सत्यापित करेंगे। क्रम सी हमें दिया, अपेक्षित प्रपत्र का चयन कीजिए। और डी पर जो क्रम है वो प्रपत्र को भरें और अपलोड करें, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इन चार क्रम जो दिए हैं उनको क्रमबद्ध करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है भी, हमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना है। इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइड पर हमें रजिस्ट्रेशन करना, मतलब सबसे पहले हमें पंजीकरण करवाना है। तो ए हो गया क्रम। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमें अपेक्षित प्रपत्र का चयन करेंगे। अपेक्षित डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4 आगे इसी प्रकार जो प्रपत्र आप भरना चाहते हो उसका हमें सिलेक्शन करना होगा। तो दूसरा क्रम होगा वो सी। उसके बाद प्रपत्र भरने के सेलेक्ट करने के बाद हम प्रपत्र को भरेंगे और अपलोड कर देंगे। प्रपत्र को भरें और अपलोड करें तो डी क्रम होगा। और आगे प्रपत्र को भरने के बाद अपलोड करने के बाद ITR-V को हम सत्यापित करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन बी। तो इसका जो सही क्रम है वो है ACDB। चलिए हम देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में ACDB अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट 3 नंबर जो क्वेश्चन है, TDS प्रमाण पत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से दो सही है। TDS प्रमाण पत्र के बारे में दो कथनों कौन से सही है उनको हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ए, गैर वेतन भुगतान पर TDS फॉर्म 16, बी, वेतन भुगतान पर TDS फॉर्म 16A, सी, संपत्ति विक्रय पर TDS फॉर्म 16B और किराए पर TDS फॉर्म 16C। सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिएगा दोस्तों कि गैर वेतन भुगतान पर TDS जो फॉर्म जारी किया जाता है वो 16A जारी किया जाता है, 16 जारी नहीं किया जाता। इसका मतलब ए तो गलत है। अब नेक्स्ट बी, वेतन भुगतान पर TDS फॉर्म 16A इश्यू नहीं किया जाता, इसके लिए ओनली 16 फॉर्म 16 इश्यू किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ बी भी आपका गलत है। फिर संपत्ति विक्रय पर TDS फॉर्म 16B ये कथन सत्य है। किराए पर TDS फॉर्म 16C इश्यू किया जाता है, ये कथन भी सत्य। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर है सी और डी। सी और डी जो कथन है वो सत्य है। तो देखिएगा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से हम पढ़ लेते हैं। ये जो फॉर्म 16 है, 16 जो है वेतन के लिए इश्यू किया जाता है, सैलरी के लिए इश्यू किया जाता है। इसकी जो अवधि है वो साल में एनुअली वार्षिक इसको इश्यू किया जाता है। और जो वेतन के अलावा जो फॉर्म इश्यू किया जाता है वो है 16A। वेतन के अतिरिक्त अन्य के लिए जो इश्यू किया जाएगा वो 16A है। इसके जो इश्यू की जो अवधि है वो उसको बोलते हैं क्वार्टरली, तिमाही आधार पर इसको इश्यू किया जाता है। फॉर्म 16B और फॉर्म 16C का कुछ पीरियड निश्चित नहीं है। जब भी इस प्रकार की कोई घटना घटती है उस समय हम इन फॉर्म को इश्यू किया जाएगा। जैसे संपत्ति के विक्रय पर जब हम विक्रय करेंगे तब फॉर्म 16B इश्यू किया जाएगा। तो इसका कोई पीरियड निर्धारित नहीं है, जैसे कि मंथली है, हाफ ईयरली है, एनुअली है, इस प्रकार कोई पीरियड इसमें फिक्स नहीं है। इसी प्रकार से फॉर्म 16 के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। तो हमारा आंसर है सी और डी। चलिए देख लेते हैं सी और डी। सी और डी, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2
उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 नंबर हमें क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत किसी साझेदारी फर्म के साझेदार का मूल्यांकन किया जा सकता है? ऑप्शन 1 व्यक्ति के रूप में, ऑप्शन 2 HUF के रूप में, ऑप्शन 3 फर्म के रूप में, ऑप्शन 4 व्यक्ति के निकाय के रूप में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यूजीसी ने दिया फर्म के रूप में, लेकिन मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1 एक व्यक्ति के रूप में। किसी साझेदारी फर्म के साझेदार का मूल्यांकन किया जा सकता है फर्म के रूप में, मुझे नहीं लगता कि फर्म के रूप में किया जा सकता है, एक व्यक्ति के रूप में उनका वैल्यूएशन किया जाता है। आपकी इस क्वेश्चन के बारे में क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या हमें 5 दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि के बारे में सही है? फॉर्म संख्या 16 वार्षिक, फॉर्म संख्या 16A तिमाही, फॉर्म संख्या 16B अर्धवार्षिक, फॉर्म संख्या 16C मासिक। सही विकल्प चुने। देखिए दोस्तों, फॉर्म संख्या 16 है उसका जो उसे वार्षिक आधार पर इश्यू किया जाता है, ये कथन सत्य है। फॉर्म संख्या 16A इसे तिमाही आधार पर इश्यू किया जाता है। फॉर्म संख्या 16B है उसका पीरियड निर्धारित नहीं है, ठीक है, तो ये कथन गलत है। फॉर्म संख्या 16C मासिक, इसका भी पीरियड निर्धारित नहीं है, ये वाक्य भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया A और B, अर्थात A और B। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3। फॉर्म संख्या 16 है वो सैलरी लेने वाले व्यक्तियों के लिए इश्यू किया जाता है, और फॉर्म संख्या 16B है वो सैलरी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए इश्यू किया जाता है। फॉर्म संख्या 16B जो है वो संपत्ति विक्रय पर इश्यू किया जाता है, और फॉर्म संख्या 16C है वो किराए के संबंध में इश्यू किया जाता है। ये सारे फॉर्म टीडीएस फॉर्म है। किस प्रकार के फॉर्म? टीडीएस सर्टिफिकेट के फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर हमें क्वेश्चन दिया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन A और R तर्क है। अभिकथन A, शेयर धारकों से लाभांश आय पर कर भरित नहीं किया जाना चाहिए। तर्क R, कुछ अर्थशास्त्रियों की राय है कि जब कंपनी के लाभों पर कर का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और स्वामियों को लाभांश के रूप में शेष रकम को वितरित किया गया है तो उन पर कर भरित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त 2 कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प A और R दोनों सही है तथा R A की सही व्याख्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 A और R दोनों सही है तथा R A की सही व्याख्या है। भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश धारा 10 से 34 के अनुसार करमुक्त होता है, और ये जो करमुक्ति की जो राशि है वो है ₹10 लाख रुपए तक का कोई लाभांश है तो वो करमुक्त होता है। 10 लाख से ऊपर की कोई राशि है तो वो टैक्सेबल होगी एट द रेट 10% की दर से। नेक्स्ट 7 नंबर हमें क्वेश्चन दिया है, ADEN नियम 1953 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 1 नंबर ऑप्शन दिया है कर राहत, B आवास स्थिति, C दोहरा कराधान राहत, और 4 नंबर है कॉर्पोरेट संस्था का मूल्यांकन। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 दोहरा कराधान राहत। ADEN नियम 1953 दोहरा कराधान राहत से संबंधित है। और 8 नंबर हमें क्वेश्चन दिया है, आपदा के संबंध में क्षतिपूर्ति के लिए आय में कितनी प्रतिशत कर देयता छूट प्राप्त है? 100%, 75%, 50% और 25%। आपदा के संबंध में क्षतिपूर्ति के लिए आय में 100% की कर देयता की छूट प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 है, और ये जो छूट मिलती है वो धारा 80G के अनुसार मिलती है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9 नंबर हमें दिया है, स्रोत पर कर कटौती की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 सही है? A घोड़े की रेस जीतने से आय पर 30%, बीमा कमीशन पर 10%, प्लांट और मशीनरी का किराया 5%, फर्नीचर का किराया 5%। सही विकल्प चुने। तो A जो पॉइंट दिया है, घोड़े की रेस जीतने से प्राप्त आय एट द रेट 30%। घोड़े की रेस से कोई आय प्राप्त होती है तो उस पर उद्गम स्थान पर टीडीएस की कटौती 30% की रेट से की जाती है, ये कथन सत्य है। बीमा कमीशन कोई हमें प्राप्त होता है तो उस पर टीडीएस की कटौती जो है वो 5% की दर से होती है, ये रेट 10%
नहीं है। इस पर कितनी रेट है टीडीएस की? 5% रेट है। अब देखिए, यदि हमें कमीशन 15,000 रुपए तक अगर मिलता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यदि कमीशन की राशि 15,000 रुपए से अधिक होगी तो उस पर 5% की रेट से टीडीएस काट लिया जाएगा संपूर्ण राशि पर। संपूर्ण राशि का मतलब है संपूर्ण। यदि आपको 16, मान लेते हैं 16,000 रुपए आपको कमीशन मिला है तो 16,000 पर 5% टैक्स टीडीएस काटा जाएगा, न कि ऊपर की राशि पर। संपूर्ण राशि पर 5% रेट से टीडीएस काट लिया जाएगा। नेक्स्ट दिया हमें प्लांट और मशीन का किराया 5%। असेसमेंट ईयर 2020 और 21 में प्लांट और मशीन का किराया पर टीडीएस की रेट है 2%। ठीक है। और फर्नीचर का किराया 5%। फर्नीचर के किराए पर टीडीएस की रेट है 10%। देखिए, अब इस क्वेश्चन के अनुसार तो ये ए जो ऑप्शन है वही सही है, दो तो है ही नहीं। देखिए भी, ये जो रेट जो मैंने बताई है वो असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए बताई है। ठीक है। हो सकता है असेसमेंट ईयर जो 2019-20 है उसमें रेट चेंज हो अलग थी, जो कि आगे ये तो काम आएगी नहीं। अब हमें एग्जाम जो देंगे जून 2020 में जो एग्जाम होगा उसमें तो असेसमेंट ईयर 2020-21 की ही रेट हमें काम में लेनी है, उन्हीं को हमें ध्यान में रखना है। तो उसके हिसाब से जो ये कि इस क्वेश्चन का आंसर केवल ए ऑप्शन सही है और बाकी गलत है। आगे मैं यहां बता देता हूं, किसी प्रकार के रेंट की कोई इनकम है और वो इनकम 2,40,000 रुपए तक की है तो उस पर कोई टैक्स नहीं, टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी। 2,40,000 से ऊपर है तो अगर किराया हमें प्लांट और मशीन को किराए पर देने से किराया मिला है तो 2% उस पर टीडीएस की कटौती की जाएगी। प्लांट और मशीन के अलावा अन्य कोई संपत्ति अगर किराए पर दी है तो उस पर टैक्स की रेट है वो कितनी है? 10% है। केवल प्लांट या मशीन के किराए पर 2% है, बाकी कोई भी संपत्ति हो उस पर कितना है? 10% टीडीएस की कटौती की जाएगी। बशर्ते कि किराया 2,40,000 से ज्यादा हो। 2,40,000 से कम है तो किसी प्रकार के टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी। दोस्तों, ये 9 क्वेश्चन थे जो यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में टैक्स प्लानिंग के टॉपिक से पूछे गए थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।